गुड इवनिंग ऑफ यू गाइस, वेलकम टू मेक आईएएस। मेरा नाम है अमित कपूर और हम लोग शाम को 8 बजे चर्चा करते हैं आईपीएफ के बारे में। ये आईपीएफ की श्रृंखला में 25वां है। ओके। इससे पहले हम लोग 24 किए हुए थे, जिसमें जो 15 आईपीएफ जो हैं वो ये पॉलिटी से संबंधित हैं। और देखो, पॉलिटी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे 22 से 25 क्वेश्चन जो है पूछ देता है। इन्वायरमेंट में भी लगभग 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए, और ये बहुत छोटे छोटे पार्ट हैं, जैसे हिस्ट्री की बात करें तो एक बड़ा पोर्शन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन बड़े अटपटे पूछ देता है कई बार। तो वो अब कह सकते हैं कि अब मास्टर सारा चीज़ तो नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि वो ऐसे खोद खोद के कहीं कहीं से बनाते हैं सुमेलित करने के लिए वगैरह वगैरह। तो वो थोड़े कठिन हो जाते हैं। ठीक है, तो वो संभव नहीं है कि उतने सब मटेरियल आपको दिया जाए। ठीक है, लेकिन हिस्ट्री का जो नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और थोड़ा मॉडरेट भी ले लो आप। ठीक है, मॉडरेट मतलब थोड़ा सा मीडियम वाले ले लो, तो वो भी आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, और जो आप मैं कंटेंट आपको दूंगा। लेकिन हिस्ट्री थोड़ा सा टफ पड़ जाता है जब कभी कभी वो ऐसे अटपटे क्वेश्चन पूछता है। लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, इस वजह से मैंने इनको पहले कराने की कोशिश की है। अब इसके बाद में जो है हिस्ट्री हम करा देंगे। हिस्ट्री के बाद में एक पोर्शन और करा देंगे जिससे अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, साइंस। ठीक है। आ, अब देखो, हिस्ट्री करा देंगे और पॉलिटी करा, ये ज्योग्राफी करा देंगे, तो अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। तो ये कुछ कुछ क्वेश्चन अगर वेटेज देखें तो यहाँ पे जैसे इन्वायरमेंट की बात कर लें, जो अभी चल रहा है, इस समय जो ये चल रहा है, इन्वायरमेंट के लगभग आप ये रख लो कि 20 क्वेश्चन। और इसके बाद में हाँ, इसके बाद में जो है पॉलिटी के कुछ रख लो। ठीक है, पॉलिटी रख लो। तो पॉलिटी में लगभग जो है 25 क्वेश्चन, या 25 नहीं तो 22 क्वेश्चन रख लो, 25 है ओवरऑल। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है। जैसे अब आप देखोगे तो हिस्ट्री वाले, जैसे ये ज्योग्राफी की बात करें, तो ज्योग्राफी से लगभग जो है 20-25 क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, 25 क्वेश्चन रख लो। ठीक है, ओवरऑल ज्योग्राफी मतलब ये इंडियन ज्योग्राफी। और ये साइंस की बात करें, तो साइंस में देखो लगभग 30 से 35 क्वेश्चन पूछता है। तो एक अच्छा खासा जो है आपको वेटेज यहाँ से मिल जाएगा। हाँ, ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं। अगर हिस्ट्री नहीं भी करेंगे, अगर ओबीसी सी बात है कि करा दूंगा मैं, तो 20, 20, 40, 60। हाँ, 60, इसके बाद में 90। तो 90-100 क्वेश्चन जो है, 90 से 100 क्वेश्चन आपको यहीं देखने को मिल जाते हैं। फिर इसके बाद में करंट अफेयर 30 क्वेश्चन पूछ देता है, 20-25 क्वेश्चन जो है बाकी हिस्ट्री से पूछता है। तो ये सारे मुद्दे हैं। ठीक है, अगर इसमें कुछ कम भी कर दो तो लगभग 90 क्वेश्चन जो है आपसे यहाँ पे सीधे तौर पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी श्रृंखला में हम 25वां स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें देखें क्या क्या मुद्दे हम लोग को देखने हैं। तो आज 2 मुद्दे पढ़ेंगे, इसमें अभ्यारण्य पढ़ेंगे, और जय मंडल जो आरक्षित क्षेत्र होते हैं उनके बारे में, रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि इसके बारे में, रिजर्व के बारे में हमने कुछ डिस्कशन किया हुआ था, माप जिसको बोलता था। हाँ, हमने बताया था मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व की बात करी जा रही। तो आज दो दो टॉपिक देखेंगे, जिसमें अभ्यारण्य है, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत जो है उनके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला देखो, ये आप एक बार रट लेना, इसको एक बार आप रट लेना। जय मंडल रिजर्व इधर दिए गए और इसकी स्थापना कब की गई। जैसे आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन जो बनाएगा सुमेलित करने के लिए बनाएगा, और दूसरा जो क्वेश्चन बनाएगा वो आपको नाम दे देगा और राज्य दे देगा। ठीक है, राज्य दे देगा और नाम दे देगा इनके। ठीक है, तो ये एक ध्यान रखना, 2 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। बाकी और एक चीज और दे देगा कि आप देखो, यहां पे बात करें जो हमने स्टार लगा रखे हुए, तीसरा जो क्वेश्चन बनाएगा वो बोलेगा कि यूनेस्को के, हाँ, यूनेस्को के माब में शामिल नहीं है। माब मतलब मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है, ऐसे कुछ देगा आपसे। तो 3 तरह के क्वेश्चन यहां से बनाएगा, निश्चित तौर पर पूछे गए, हमें आपको अभी पढ़ाने के बाद में क्वेश्चन भी करा देंगे। तो एक बार देखें,
रिजर्व, ये अचानकमार, अमरकंटक, ये देखेंगे तो 80% जो लगभग 70%, 70-80% जो हिस्सा इसका है वो छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है? लगभग 70 से 80% जो इसका हिस्सा है वो कहाँ पे है? वो भाई, चल। तो ये जो है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, अगर हम देखें तो ये छत्तीसगढ़ में गिना जाता है, लेकिन लगभग 60 से 70% हिस्सा जो इसका छत्तीसगढ़ में, बाकी कुछ हिस्सा जो है 70 या 80% एक बार देख लेना कि छत्तीसगढ़ में गिना जाता है। अगस्त मलाई, ठीक है, ये 2001 में, 2001 में इसको, ये जो है जयमंडल रिजर्व क्षेत्र। दिहांग दिबांग ये 1998 में। डिब्रू साइखोवा ये असम में है, और ध्यान रखना 1997 में इसको शामिल किया गया। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह 89 में। मन्नार की खाड़ी भी उसी समय 89 में। कंचनजंगा सन 2000 में। मानस भी 89 में था। और नंदा देवी ये 88 में। नीलगिरी 86 में। नोकरेक जो है ये 1988 में इसको जो है माप में शामिल किया गया। माप में नहीं, मतलब ये रिजर्व में शामिल किया गया, बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया। पंचमढ़ी, ठीक है, ये 1999 में। शिमलीपल ये उड़ीसा में है, ध्यान रखना, और 1994 में। सुंदरबन 89 में। कच्छ जो है ये 2008 में, ठीक है, और शीत रेगिस्तान 2009 में। शेषाचलम की पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में है, ये 2010 में शामिल किया गया। पन्ना जो है ये 2011 में, ठीक है। तो कुल मिला के 18 हमारे पास में ये कह सकते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व हमारे पास में शामिल है यहाँ पे 18। अच्छा, एक नोट हमने दिया है इसमें कि इन्हें यूनेस्को ने माप कार्यक्रम के तहत, जिनमें स्टार लगा हुआ है, स्टार वाले जो भी हैं, इनको यूनेस्को ने माप कार्यक्रम के तहत जैव मंडल रिजर्व के विश्व तंत्र की सूची में शामिल किया है। तो ये आप ध्यान रखना, मैंने स्टार लगाया है। जैसे सबसे पहली साइट जो है, जो यूनेस्को के माप में शामिल हुई, माप मतलब क्या है? मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, माप। ये अब माप मतलब ये एंड ऐसे लिखेंगे तब आ जाएगा माप, ठीक है। तो एम इसका, ये इधर, बी इधर, ठीक है, तो माप, समझ गए? हाँ। तो सबसे पहली जो साइट थी जो यूनेस्को के माप में शामिल की गई, वो आप ध्यान रखना। और सबसे पहली जो साइट थी वो नीलगिरी थी, ठीक है। सबसे पहली साइट वो यूनेस्को के माप में शामिल होने वाली भारतीय साइट जो है वो 1986 में नीलगिरी थी। फिर इसके बाद में बयार सी लग जाती है। कुल मिला के हमारे पास में 12 ऐसे जैव मंडल रिजर्व हैं जो यूनेस्को के रिजर्व में, माप में शामिल किए गए हैं, जिसमें अचानकमार अमरकंटक है, अगस्त मलाई है 2, और तीसरा है ग्रेट निकोबार, चौथा मन्नार की खाड़ी 89 में, और कंचनजंगा सन 2000 में। ये कुल मिला के 5। छठा है नंदा देवी, सातवां नीलगिरी, आठवां नोकरेक, पंचमढ़ी ये 9वां है, और सिमलीपाल 10वां है, सुंदरवन 11वां, और ये 12वां। तो 12वां जो है अंतिम रूप से, ये इधर देख लेना, 2020 में इसको शामिल किया गया है। हाँ, पन्ना को माफी, इधर देख लो भाई, 2020 में, ठीक है। पन्ना 2011 में बना हुआ है, लेकिन 2020 में थोड़ा सा एरर है, इसको चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। हाँ, तो पन्ना को सन 2000, वर्ष 2020 में शामिल किया गया है, ठीक है। वर्ष 2020 में शामिल किया गया है, ये आप देख लेना एक बार। ओके, हाँ। तो ये बात समझ में आ गई। अब इसमें 3 तरह के हमने क्वेश्चन बता दिए थे, कैसे क्वेश्चन फॉर्म करेगा। नेक्स्ट देखो, यूनेस्को का मैन एंड द बायोस्फीयर कार्यक्रम एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है, ठीक है, वैज्ञानिक। और उद्देश्य इसका है कि लोगों
एवं उनके पर्यावरण के मध्य संबंधों में सुधार हेतु एक वैज्ञानिक आधार की स्थापना करना, और इसकी जो शुरुआत की गई वो 1971 से की गई। भाई आदमी भी रह सके ऐसे क्षेत्र में, वो अपने क्रियाकलाप कर सकें और पर्यावरण को नुकसान भी ना हो। तो उसके लिए जो है यूनेस्को ने 1971 में ये पहल शुरू की। कुल मिला के आप ये कहेंगे कि पर्यावरण के मध्य और लोगों के बीच जो एक संबंध है उसको सुधारते हुए वैज्ञानिक आधार ये प्रदान करता है 1971 में। पहले यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत जैव अभ्यारण्य के विश्व की सूची में भारत की नीलगिरी, ठीक है, जैसे मैंने बताया सबसे पहला साइट था 1986 में। सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, नंदा देवी के जैव अभ्यारण्य ही शामिल थे। लेकिन फिर मई 2009 में यूनेस्को द्वारा सिमलीपल, पंचमढ़ी और नोकरेक को भी इसमें शामिल किया गया। ये अभ्यारण्य भी शामिल किए गए। सन 2000 की बात करें तो जैसा हमने पढ़ा था अभी, बात की थी इसकी अचानक मार अमरकंटक, ये जो दो जैव अभ्यारण्य था इसको 2020 में शामिल किया गया। 2013 में ग्रेट निकोबार को शामिल किया गया। 2016 में पश्चिमी घाट का अगस्त मलाई जो है ये जैव मंडल आगार, इसको शामिल किया गया है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे 18 में, तो कंचनजंगा को 18 में शामिल किया गया, सिक्किम में स्थित है। और सन 2000 में पन्ना को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है, पन्ना को इसमें शामिल किया गया है। तो ये सारे मुद्दे आप ध्यान रखना, ठीक है। अब खास बात इसमें क्या है, खास बात ये है कि पन्ना को 2011 में, ध्यान रखना ये हमारे अभ्यारण्य था, इसको स्टैब्लिश किया गया था, तो डेट जो है वो चेंज मत करना, 2011 ही रखना है यहाँ पे, ठीक है। माब में इसको कब शामिल किया गया है, मैन एंड बायोस्फीयर में इसको कब शामिल किया गया है, तो सन 2000 वर्ष 2020 में इसको शामिल किया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट देखें। यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की बृहत्तम जैवमंडली निधि जो है, आप देखेंगे सबसे ज्यादा ये जगह एक्वायर किया हुआ है कौन, मन्नार की खाड़ी। क्षेत्रफल इसका कितना है, 10,500 किलोमीटर। जबकि भारत में यह क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा स्थान जो है यहाँ पे रखता है, ठीक है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो कच्छ की जो ये रन ऑफ कच्छ है, ठीक है, रन ऑफ कच्छ, कच्छ का रन गुजरात में सबसे ज्यादा जगह एक्वायर किया हुआ है। तो सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है, सेकेंड लार्जेस्ट मन्नार की खाड़ी है। और फर्स्ट में अगर देखें तो कच्छ रन, कच्छ का रन जो है ये 12,400 कुछ में। जैवमंडल रिजर्व अवस्थिति जैसे नोकरेक मेघालय में है, नोकरेक मेघालय में है, माप में शामिल है ये। मानस असम में है, ये भी शामिल है। दिहांग दिबांग, दिहांग दिबांग की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, अगस्त मलाई, सिमलीपल, नोकरेक तो दोबारा आ गया। कंचनजंगा और शीत मरुस्थल कोल्ड डेजर्ट ये हिमाचल प्रदेश में। तो ये इनमें सबके सब जो है वो माप में शामिल किए गए हैं, ठीक है, माप में शामिल किए गए। नहीं, मानस देख लेना, मानस को शामिल नहीं किया गया, ध्यान रखना, मानस जो है ये शामिल नहीं किया गया, बाकी जो है सारे शामिल किए गए हैं। ओके, माप को शामिल नहीं किया गया, बाकी सारे शामिल किए गए हैं। अभ्यारण्य की बात करें एक बार तो सिमलीपाल हमने बता दिया था, उड़ीसा में। नोकरेक अभी देखा आपने, मेघालय में। दिहांग दिबांग ये अरुणाचल प्रदेश में। अगस्त मलाई केरल तमिलनाडु में है, लेकिन मुख्यतः इसको केरल में गिना जाएगा, ठीक है। गर्म पानी, तप्त पानी जिसको बोलते हैं गर्म पानी, वो असम में है। नामदफा, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। पाखल तेलंगाना में। सरिस्का आप जानते हैं राजस्थान में। और बहु आडार, ये महू आडार ये झारखंड में है, ठीक है। केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य ये राजस्थान में है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क ये एमपी में है। मध्य प्रदेश। पेरियार केरल में है, ठीक है। तो ये कुछ अभ्यारण्य हैं जिनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो जानकारी आपको होनी चाहिए। कुछ और भी अभ्यारण्य हमने दिए हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि हम 2 ही टॉपिक करने वाले हैं, तो अभ्यारण्यों के बारे में एक बार विस्तार से हम लोग चर्चा कर लेते हैं, फिर बाद में चलेंगे आगे। ठीक है, बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य ये गोवा में है, ठीक है। और कांगेर घाट ये राष्ट्रीय पार्क छत्तीसगढ़। और ओरंग जो है अभ्यारण्य, इसे
असम जो है ये असम में है और इसे मिनी काजीरंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मिनी काजीरंगा। ठीक है, मिनी काजीरंगा में आप देखेंगे कि जो एक सींग वाले जो गैंडे हैं वो काफी ज्यादा हम वहां पे दिखाई पड़ते हैं संख्या में। उसी तरह से ओरांग में भी, ये भी असम का है, ओरांग में भी बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन हाँ कहा जाता है सेकेंड लार्जेस्ट जो है वहां पे हमें एक सींग वाले गैंडे दिखाई पड़ते हैं। तो इस वजह से वो बहुत फेमस है। और दूसरे नंबर पे ये ओरांग, तो इसको मिनी काजीरंगा बोला गया है। तो ये सब आप ध्यान रखना, अपने जहन में रखना दिमाग में कि कैसे कैसे कुछ कुछ जो है आभरण। इसके बाद में एक और है उषा कोठी वन वन, ये देखिए ओडिशा के संबलपुर में है। संबलपुर के मतलब पूर्व में है तो संबलपुर में। शुक्ला फांटा वन्यजीव अभयारण्य ये नेपाल की तराई में है और ये कंचनपुर जिले में लगभग फैला हुआ। वर्ष 1976 में से वन्यजीव अभयारण्य जो है। एक सींग वाला गैंडा पश्चिम बंगाल और असम में पाया जाता है। एक सींग वाले गैंडे या राइनो के लिए काजीरंगा अभयारण्य जो है बताया था अभी बहुत फेमस है। गिर रणथंभौर कार्बेट ये उद्यान जो है बाघों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पे बाघ संरक्षण। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे अवस्थित है। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए। और इस अभयारण्य में एक सींग वाले गैंडे हाथियों की जो है हमें संख्या दिखाई पड़ती है। प्रमुख आप निवास ये कह सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कहाँ पे, ब्रह्मपुत्र नदी। यह व्याघ्र अभयारण्य नहीं है। ठीक है, मतलब व्याघ्र मतलब क्या होता है, बाघ। बाघ, ठीक है, व्याघ्र मतलब क्या, बाघ। इधर दिख रहा होगा, हाँ, टाइगर रिजर्व नहीं है। तो ध्यान रखना काजीरंगा में कोई भी हमें टाइगर दिखाई नहीं पड़ेगा, तो ये टाइगर रिजर्व नहीं है। जबकि कान्हा जो कि अब ये एमपी में रणथंभौर, राजस्थान में बांधवगढ़, एमपी में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल व्याघ्र अभयारण्य है, अर्थात ये बाघ अभयारण्य है। ठीक है, ये बाघ अभयारण्य है। तो इनके सब ध्यान रखना, बुंडला, कांगेर घाट, ये कहाँ, उषा कोठी कहाँ पे है। ठीक है, शुक्ला फांटा जो है ये कहाँ कहाँ पे सब। तो ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं और रिपीट करेगा। ओके, रिपीट करेगा। असम का मानस वन्यजीव अभयारण्य विशेष रूप से बाघों और ये भारतीय गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा ध्यान रखना बाघ के लिए नहीं है, फेमस नहीं है, लेकिन असम का जो मानस अभयारण्य है, ठीक है, मानस अभयारण्य जो है ये बाघ के लिए भी है और ये गैंडों के लिए। प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, हाथी रिजर्व तथा बायोस्फीयर रिजर्व हैं तथा यह यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल है। और 1985 में जो है इसको शामिल किया गया था, किसको, ये मानस को। ठीक है, विश्व विरासत स्थल में 85 में ये मतलब टाइगर रिजर्व। और जून 2011 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज इन डेजर सूची से इसको हटाया गया है। ठीक है, तो पहले शामिल किया गया है और फिर इसके बाद में हटा दिया गया था। तो इस वजह से आप अगर इस समय देखें तो मानस को बायोस्फीयर रिजर्व में इसको शामिल नहीं है, इस समय नहीं, 85 में शामिल किया गया, फिर इसके बाद में ध्यान रखना इसको, ठीक है, इसको हटाया गया है। अच्छा, 92 से इस सूची में था ये। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज इन डेजर, ठीक है, सूची से हटाया गया है। तो 2011 में इसको हटाया गया, ध्यान रखना, माफी चाहूंगा। 1985 में इसको शामिल किया गया, 2011 में हटाया गया। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य ये उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में है। ओके, करेरा ये वन्यजीव अभयारण्य एमपी के शिवपुरी जिले में है यहाँ पर। ठीक है, करेरा। जयसमंद ये राजस्थान में है, उदयपुर जिले में है। ठीक है, उदयपुर जिले में है। नाहरगढ़ ये देखें एक बार, ये लघु अभयारण्य है। ठीक है, और ये राजस्थान में ही है, जयपुर के आसपास वाला एरिया है। ठीक है, जिले में है नाहरगढ़। पेरियार गेम अभयारण्य ये केरल में है और इसमें जंगली हाथियों के लिए काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है, केरल में है। चलिए, और भी कुछ है। अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य या सेंचुरी ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में एशियाई शेरों के लिए पुनर्प्रवेश स्थल के रूप में श्योपुर एमपी जिले में एक ये पालपुर नामक स्थल पर अवस्थित कूनो ये अब वन्य जीव अभयारण्य का चयन जो है वो किया गया। तो एशियाई शेरों के बारे में लेकिन कहा जा रहा है, मना कर दिया गया कि भाई हम शेर जो है वो नहीं देंगे। ठीक है, ये बात जो है कही गई है। शिकार के विलुप्त होने से पूर्व 1873 ईस्वी में एशियाई
शेरों का बसावदा, इस कारण यह स्थल चुना गया है। ठीक है, पहले यहाँ पे था कुनो में। कुनो में एक खास बात और है, ठीक है, कुनो में जो है एक खास बात और भी है कि यहाँ पे जो है चीता, ठीक है, चीता भारत में नहीं पाए जाते हैं। तो ये जो है नमीबिया से, ठीक है, बोत्सवाना से और जो है साउथ अफ्रीका से लाने की बात कही गई। ठीक है, तो ये पुणे में एक एक अच्छा स्थल प्रोवाइड कराता है, जैसे एशियाई शेरों के लिए है और ये जो है इनके चीता के लिए। तो चीता तो यहाँ पे लाए गए थे, अभी और लाए गए हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि भाई एशियाई शेरों को भी हम यहाँ पे बसाएंगे, लेकिन एशियाई शेर जो है वो केवल गुजरात के गिर में पाए जाते हैं। अब यहाँ से कूनो, पालनपुर, ये पालपुर अभ्यारण्य में भेजने, स्थानांतरित किए जाने हेतु विशेषज्ञ समिति की जो है पर्यावरण मंत्रालय ने समिति है, उसने मार्च 2017 से इसको प्रारंभ किया कि भाई ठीक है हम करेंगे। लेकिन ये कहा जा रहा है गुजरात में कि भाई हम इनको नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास इतनी संख्या, उसी में हम बढ़ाते रहेंगे, हम कहीं और नहीं भेजेंगे। लेकिन एक प्राकृतिक स्थिति पहले से कूनो में थी, ठीक है, एमपी में पालपुर जो एरिया है ये एमपी का, ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया था कि भाई ठीक है पहले से ये रह रहे हैं तो इस वजह से यहाँ पे बसाया जा सकता है। लेकिन फिर अभी मना किया जा रहा है गुजरात सरकार को, हम नहीं देंगे। समिति के अनुसार कूनो पालपुर अभ्यारण्य की परिस्थितियां विलुप्त हो रहे एशियाई शेरों का दूसरा घर बनने उपयुक्त है, क्योंकि पहले से वहां पे उनका प्राकृतिक आवास था। जंगली गधों का अभ्यारण्य जो है ये गुजरात राज्य के कच्छ रण में है, ठीक है, कच्छ के रण में है, और ये भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, नोट डाउन करेंगे 1973 में। महुआंडार ये अभ्यारण्य झारखंड के लातेहार जिले में है और मुख्यतः भेड़ियों के लिए फेमस है। पखुई ये अरुणाचल प्रदेश में है और ये पक्के संरक्षित वन, पक्के टाइगर रिजर्व जो है, ये टाइगर रिजर्व भी है, संरक्षित वन के नाम से जाना जाता है। 1977 में इसकी स्थापना की गई। तो पखुई और पक्के ये एक ही नाम है और कहाँ पे है, कई बार पूछा गया है, आप अपने जहन में दिमाग में रखना इसको। अभ्यारण्य ये अरुणाचल प्रदेश में है। ओके, गोमर्दा, गोमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में है, कहाँ पे, रायगढ़ जिले में है। ओके, 1975 में इसकी स्थापना। और भीम बांध ये वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में है, मुंगेर जिले में, ठीक है, मुंगेर जिले में। तो इन सबको आप ध्यान रखना। जैसे आस्कोट सेंचुरी कहाँ पे है, तो उत्तराखंड आप बताएंगे। कुनो आप जानते हैं क्योंकि काफी चर्चा में रहा है। गुजरात के जो है गिर अभ्यारण्य आप जानते हैं एशियाई शेरों के लिए है, काफी फेमस। ओके, इसके बाद में महुआंडार वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में है। पखुई या पक्के की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में है। और गोमर्दा ये आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में है। और भीम बांध जो है ये बिहार के मुंगेर में है। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल ये इसका प्राकृतिक आवास जो है पश्चिमी घाट है। नाम क्या इसका है, वैज्ञानिक नाम देखें तो ब्यूथेरस बाइकॉर्निस इसको नाम दिया गया है, ये वैज्ञानिक नाम। विशेष प्रकार का घोंसला बनाता है, वनों की कटाई होने से पक्षी जो इसका प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहा है। यह पक्षी भारत के अलावा नेपाल, भूटान, चाइना और इंडोनेशिया में पाया जाता है। कुछ पक्षी विहार एवं उनकी उपस्थिति की बात करें तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य की पक्षी विहार की बात करें तो उन्नाव, ये उन्नाव में उत्तर प्रदेश में है। ओखला, ठीक है, ओखला ये पक्षी विहार जो है गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में है। समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य ये बिहार जो है रायबरेली में है। पार्वती आरंग पक्षी विहार ये जयप्रकाश नगर, ये गोंडा पहले नाम हुआ करता था, गोंडा का नाम जो है रखे, ये अलग किया, ये नाम अलग चेंज किया गया तो जयप्रकाश नगर। उद्धव पक्षी अभ्यारण्य ये साहेबगंज झारखंड में है। एक चीज और यहाँ पे देखते चलना, जैसे प्रथम तितली उद्यान, ठीक है, प्रथम तितली उद्यान भारत का, और बन्नरघट्टा जैविक उद्यान जो कि बेंगलोर में है, ठीक है। नाम प्रथम तितली उद्यान जो है बन्नरघट्टा, बन्नरघट्टा ये कहाँ पे है, बेंगलोर में है, ठीक है, कर्नाटक। कर्नाटक, ओके। चमकीले नीले धब्बे के साथ मखमली काले पंखों वाली ब्लू मॉर्मॉन तितली को महाराष्ट्र ने राज्य तितली के रूप में घोषित किया है। ब्लू मॉर्मॉन का वैज्ञानिक नाम पैपिलियो पॉलिनमेंस्टर।
और यह तितली मुख्यतः आप देखेंगे तो श्रीलंका भारत में पाई जाती है। भारत में महाराष्ट्र और पश्चिमी घाट में तितली पाई जाती है। तितली भारत की तीसरी सबसे बड़ी। गोल्डन बर्डविंग भारत की सबसे बड़ी, जबकि सदर्न बर्डविंग दूसरी सबसे बड़ी तितली है। ठीक है, तो पूछा गया क्वेश्चन कि गोल्डन बर्डविंग जो है सबसे बड़ी है, छोटी है, तो ये सबसे बड़ी, जिसे कर्नाटक ने राज्य तितली का दर्जा दिया हुआ है। ठीक है, गोल्डन बर्डविंग, ध्यान रखना, ये कर्नाटक ने इसको राज्य तितली का दर्जा दिया हुआ है। ओके, तो ये कंफर्म हो गया। इसके बाद में हम एक और बात कर लेते हैं इसमें। भारत में कुल 4 ऐसे राज्य हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश, जिसे राज्य तितली, जिसने राज्य तितली की घोषणा की हुई है। तो 4 ऐसे राज्य, जैसे कर्नाटक की हमने बात कर ली, गोल्डन बर्डविंग, और इसके बाद में महाराष्ट्र की बात कर ली, तो यहाँ पे पैपिलियो। ठीक है, और इसके बाद में उत्तराखंड में भी और अरुणाचल प्रदेश में भी, ये भी तितली राज्य है, मतलब इन्होंने तितली को अपना राज्य तितली की घोषणा जो है इन्होंने की हुई है। तो 4 ऐसे राज्य, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। बाघ प्रजाति के विलुप्त होने की समस्या को देखते हुए इनके संरक्षण के लिए अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना, उद्देश्य था बाघों को समाप्त होने से बचाना। 2022 में अगर देखें तो इनकी जो संख्या है, पूछा गया है एक बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, तो नोट डाउन करने अपने जहन में रखेंगे। 3682 इस समय है ज्ञात संख्या। कब? वर्ष 2022 में। जो वैश्विक जंगली आबादी का लगभग 75% हमारे यहाँ। वन्य प्राणी बाघ की स्थिति के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस पूछा गया है कई बार। ये 29 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय 2010 में आयोजित सेंट पीटर्सबर्ग बाघ अभ्यारण्य यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो 2010 से बोला गया, सेंट पीटर्सबर्ग में सम्मेलन हुआ, बोला गया कि भी अब से जो है 29 जुलाई को प्रत्येक साल राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य एम स्टिप, ये समाचार में देखा जाता है। तो ये ध्यान रखना, बाघ अभ्यारण्यों के रख रखाव के संदर्भ में इसमें 2 मुख्य तत्व हैं, जैसे पारिस्थितिकी निगरानी, वन्यजीव से संबंधित अपराधों का आलेखन करना वगैरह, यहाँ पे तमाम सारी चीजें दी गई हैं। लेकिन ये आप ध्यान रखना कि संख्या ध्यान रखना एक तो, और बाकी ये अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आप ध्यान रखना 29 जुलाई को। एम स्ट्रिप द्वारा ऐसे प्रतिवेदनों व मानचित्रों का निर्माण संभव है जिसकी आसानी से व्याख्या की जा सके, जो नीतिगत निर्णयन एवं प्रबंधन में उपयोगी सिद्ध है। समुचित क्रियान्वयन करने पर एम स्ट्रिप बाघ के शिकार होने व आवास विनाश घातक परिस्थितियों में त्वरित प्रक्रिया को सुनिश्चित करता है। देख लेना एक बार, ठीक है। GIS, ये जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम तंत्र आधारित ये उपयोग करता है। कौन? एम स्ट्रिप, अर्थात एम स्ट्रिप जो है वो GIS का उपयोग करता है। ओके, ज्ञात होना चाहिए कि भारत का सबसे बड़ा बाघ आवास जो है वो आंध्र प्रदेश नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। उल्लेखनीय, ये आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के पश्चात नागार्जुन श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य का कुछ 3296 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आंध्र प्रदेश के सीमा के अंतर्गत आता है, जबकि अब कुछ जो है जैसे 2611 वर्ग किलोमीटर ये तेलंगाना सीमा में है, जिसे अब अमरावाद वायु बाघ अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। तो ये ध्यान रखना, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो है 2 क्षेत्रों में बट गया। पहले आंध्र प्रदेश एक था तो सबसे बड़ा था, लेकिन अब जो है कुछ हिस्सा, मतलब ज़्यादा मैक्सिमम जो हिस्सा है, या आप कह सकते हैं कि 2/3 जो है वो आंध्र प्रदेश में है, जो कि वही नाम से है। क्या नाम दिया गया है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। लेकिन जो 2611 कुछ करके वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, लगभग 1/3 हिस्सा, ठीक है, तो वो जो है आप देखेंगे तेलंगाना में, इसका नाम बदला गया है। नाम क्या बदल के किया गया है? अमराबाद बाघ अभ्यारण्य, ठीक है।
कर्नाटक स्थित बांदीपुर बाघ अभयारण्य वन्यजीव प्रबंधन हेतु मानव रहित ड्रोन का उपयोग करना प्रारंभ किया है। तो कर्नाटक, बांदीपुर कहाँ पे है? कर्नाटक में। दाम्फा, ये देखे तो टाइगर रिजर्व ये मिजोरम में है और 1994 में इसको बाघ जो है, बाघ रिजर्व इसको बनाया गया था। अरुणाचल प्रदेश में स्थित नामदफा नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व भी है। यहाँ पे देखेंगे तो आर्कटिक तक की परिवर्तित जलवायु परिस्थितियां यहाँ पे हमें दिखाई पड़ती हैं। बुक्सा की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में है। सरिस्का हमने बता दिया था आपको, ठीक है। कहाँ पे है? राजस्थान में है और 1978 में टाइगर रिजर्व। पेंच ये मध्य प्रदेश में इसका 90% हिस्सा है और 10% हिस्सा इसका महाराष्ट्र में है। जबकि कान्हा की बात करें तो कान्हा सीधे तौर पर ये एमपी में है, मानस असम में है। ओके, सरिस्का आप देख लिए हैं अभी दो तीन बार। गुमटी, ये काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। गुमटी ये त्रिपुरा में है और सारामती चोटी शिखर भारत के नागालैंड में है। वर्मा के समैंग क्षेत्र तक इसका विस्तार हमें दिखाई पड़ता है। सरामती भी एक बार पूछा गया था सुमेलित करने के लिए कि सरामती जो है वो कहाँ पे, तो सरामती नागालैंड में है। गुमटी जो है, गुमटी ये त्रिपुरा में है। ओके, गुमटी त्रिपुरा में है। पेंच का अगर बात करें तो पेंच दोनों पूछ लिया जाता है। अगर पेंच जो है ये एमपी नहीं आ रहा है तो आप मध्य ये महाराष्ट्र जरूर इसमें देख लेना, ठीक है, महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट देखें। ये कुछ दिए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट जिनका आपको ज्ञान होना चाहिए। हाँ, कार्बेट सबसे पहला अभ्यारण्य हमारा, ओके, नेशनल पार्क। बांदीपुर कर्नाटक, मानस असम, पलामू झारखंड, रणथंभौर ये राजस्थान में, सिमलीपल उड़ीसा में, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, कान्हा एमपी में अभी दिखा है, मेलघाट महाराष्ट्र में, पेरियार, ठीक है, पेरियार केरल में, सरिस्का राजस्थान में, नामदाफा अभी देखा आपने अरुणाचल प्रदेश, नागार्जुन श्री सैलम ये ध्यान रखना आंध्र प्रदेश में है। और अमराबाद अब जो चेंज किया गया है इसका कुछ हिस्सा काट कर, अभी हमने देखा था, पढ़ा था आपने, ठीक है, तो वो नागार्जुन श्री सैलम का ही था, तो उसको नाम रख दिया गया। तेलंगाना में अपना अलग नाम रखा है अमराबाद। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, बुक्सा पश्चिम बंगाल, दुधवा कतरनी घाट, तो कतरनी घाट दुधवा ध्यान रखना पूछा गया है 2000, मुझे लग रहा है कि 22 में क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, अभी हम देखेंगे इसके बारे में। तो ये उत्तर प्रदेश में है। कालाकाड़ मुंडन थुरई ये तमिलनाडु में है। वाल्मीकि आप जानते हैं बिहार में है। पेंच एमपी में है, कितना हिस्सा? 90%। और बांधवगढ़ एमपी में, पन्ना एमपी में, दंपा मिजोरम में, तादोबा अंधारी, ठीक है, अंधेरी ये महाराष्ट्र में है, भद्रा कर्नाटक में, नामेरी असम में है, और पेंच कितना हिस्सा? 10% हिस्सा इसका महाराष्ट्र में। तो पेंच की हमने इसमें बोल्ड कर दिया है, ठीक है, इसमें हमने बोल्ड कर दिया है। ओके चल, तो ये टाइगर रिजर्व है और राज्य अवस्थिति पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। टाइगर रिजर्व फिर से एक बार और देख लेते हैं, और राज्य बोरी सतपुड़ा ये एमपी में है। पक्के टाइगर रिजर्व की बात कर रहे थे हम लोग, अरुणाचल प्रदेश में। अन्नामलाई तमिलनाडु में। उदंती सीता नदी, इसको ध्यान रखना, स्टार लगा देते हैं, पूछा गया है, छत्तीसगढ़ में। सतकुशिया, ठीक है, सतकुशिया ये इसको भी स्टार लगा देते हैं क्योंकि ये भी जो है पूछा गया है। उड़ीसा में। काजीरंगा आप जानते हैं, अचानक मार अमरकंटक अचानक मार ये छत्तीसगढ़ में। डंडेली अंशी, हालांकि अंशी ही पूछ दिया जाता है, तो ये कर्नाटक में है। संजय धुबरी, संजय धुबरी ठीक है, संजय धुबरी कहाँ पे है? एमपी में है।
अभी तो देख लिया था मुडुमलाई, ये तमिलनाडु में, नागरहोल कर्नाटक में है। नागरहोल ध्यान रखना कर्नाटक में है। नागरहोल कंफ्यूज ये करते हैं स्टूडेंट की आंध्र प्रदेश में, नहीं नागरहोल कर्नाटक। परम्बिकुलम ये भी ये केरल में है। सह्याद्री, सह्याद्री ध्यान रखना पश्चिमी घाट के लिए बोला जाता है, नाम प्रयोग किया जाता है पश्चिमी घाट को लेकिन ये जो बाघ रिजर्व की बात कर रही है कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में है। कावल तेलंगाना में है। इसके बाद में बिलगिरी रंगनाथ मंदिर बीआरटी, बीआरटी कर्नाटक में है। ठीक है, अभी चर्चा में बहुत ज्यादा था ये। ठीक है, बीआरटी। हाँ, सत्यमंगलम तमिलनाडु में, मुकुंदरा हिल्स राजस्थान में है। ठीक है, कई स्टूडेंट ये मुकुंदरा हिल को सोचते हैं साउथ में, नहीं, मुकुंदरा हिल जो है ये राजस्थान में है। ओके, नवेगांव नागजीरा ये महाराष्ट्र में है। पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है। बोर की बात करें तो ये महाराष्ट्र में है। बोरी की बात करें तो वो एमपी में है। बोर की बात करें तो ये महाराष्ट्र में है। राजा जी अब जानते हैं कहाँ पे, उत्तराखंड में है। ओरंग अभी जस्ट हमने देखा था, इसको मिनी काजीरंगा बोला जाता है, असम में है। कामलांग अरुणाचल प्रदेश में है। और श्री विल्लपुथुर मेघामलाई ये तमिलनाडु में है। रामगढ़ विषधारी राजस्थान में है। रानीपुर उत्तर प्रदेश में है। वीरांगना दुर्गावती ये एमपी में है। धौलपुर करौली राजस्थान में। तो कुल मिला के 28 हमने इधर देखे हैं जो इंपॉर्टेंट है। और अगर स्टार लगाने की बात की जाए तो स्टार यहाँ पे लगा सकते हैं आप, जैसे ठीक है इसको लगा सकते हैं, ये भी चर्चा में था काफी ज्यादा, यहाँ पे लगा सकते हैं। नवे गांव में लगा सकते हैं। एक ये कामलांग में भी लगा सकते हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। विलुपुथुर एक बार देख लेना, हालांकि पूछा नहीं जाएगा लेकिन हाँ, वीरांगना दुर्गावती ये आप देख लेना। कुछ हमने स्टार लगाए हैं, 1 2 3 4 5। एक कांवल लगा लो, 6 7 8 संजय धुबरी 8 और एक 9 अंशी। अंशी इसमें मतलब लगाओ, ये कई बार पूछा गया है। 8 9 एक 10 लगा लो। तो 10 जो है ऐसे जिसमें आप स्टार लगा सकते हैं। ओके, 10 ऐसे हैं जिसमें आप स्टार लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखो, इंग्लैंड के क्यू स्थित रॉयल बॉटनिकल गार्डन की स्थापना 1759 में हुई थी और 2003 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। इसमें पौधे की लगभग 40,000 से अधिक प्रजातियां हैं और कहा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान है। ओके, विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान है कौन, इंग्लैंड का क्यू, ये रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू में स्थित है। 5 मौसमों का बाग महरौली के समीप स्थित है और ये फरवरी 2003 में 20 एकड़ क्षेत्र में स्थापित किया गया। हाथियों को मौजूदा आबादी को उनके प्राकृतिक आवास स्थलों में दीर्घकाल जीवन रक्षक दीर्घकालिक जीवन सुनिश्चित करवाने के लिए पर्याप्त संख्या में हाथियों की आबादी बढ़ाने के लिए राज्य की सहायता के उद्देश्य के लिए देखेंगे तो 1992 से हाथी परियोजना स्टार्ट की। सत्यमंगलम वन्य जीव अभयारण्य, ये मंगलम टाइगर रिजर्व है, ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर है। और ध्यान रखना, ये अगर हम ऐसे बात करें तो यहाँ पे कहीं पे हमें दिखाई पड़ेगा, तो ये मिलन स्थल है यहाँ पे। ओके, कौन, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। अच्छा, इस टाइगर रिजर्व में हाथी, लकड़बग्गा वगैरह वगैरह देखे जाते हैं और तमिलनाडु का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। तो ये कहाँ पे है, सत्यमंगलम कहाँ पे है, तमिलनाडु में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य। मिलन बिंद है। नल्लामल वन आंध्र प्रदेश में स्थित है, जबकि नागरहोल ये कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक में। कई बार कंफ्यूजन यहीं पे किया गया है कि भाई नागरहोल को कहाँ पे बच्चे टिक करके आए, आंध्र प्रदेश, नहीं कर्नाटक में। शेषाचलम हमने देखा था, अभी ये आंध्र प्रदेश में है और कहा जाता है कि आंध्र प्रदेश का पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है ये, पहला नागरहोल। ठीक है, ये माफी चाहूंगा, शेषाचलम। ठीक है, हाँ, तो ये शेषाचलम, जैसे नागार्जुन सागर शेषाचलम की जो हमने पहाड़ियां या बाघ अभयारण्य की बात की थी, तो ये पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र में दिखाई पड़ता है।
सारी इन्फॉर्मेशन गेन करके जाना, और थोड़ी सी ये ध्यान रखना अपने दिमाग में रखना कि क्वेश्चन कैसे फॉर्म किए जा सकते हैं। 2016 में इस्तांबुल टर्की, अब तो नाम इसका तुर्किये कर दिया गया है, ठीक है, तुर्किये में संपन्न विश्व धरोहर समिति की 40वीं बैठक, बिहार के नालंदा में स्थित नालंदा महाविहार, चंडीगढ़ के ऐतिहासिक कैपिटल कॉम्प्लेक्स और सिक्किम कंचनजंगा नेशनल पार्क को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। हरिकी आर्द्रभूमि पंजाब प्रांत में ब्यास और सतलज के मिलन बिंदु या संगम पर स्थित है, जबकि केवलादेव घाना हमने देखा था राजस्थान के भरतपुर में है। और ये ध्यान रखना, एक चीज और खास बात पूछा जाएगा आपसे, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान जो है ये गंभीर और बाणगंगा नदी के संगम पर स्थित है। ओके, गंभीर और बाणगंगा नदी के संग, पुलेरू झील आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी डेल्टा के बीच में आप कह सकते हैं स्थित है। अगर ऐसे बना दिया जाए तो ये इधर कृष्णा नदी है और ये जो है गोदावरी है, यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं पे पुलेरू झील, ठीक है, पुलेरू झील देखने को मिलेगी। तो ये कृष्णा है और इधर गोदावरी, तो यहाँ पे कहीं पे हमें पुलेरू झील देखने को मिलेगी। ये जगह यहाँ पे स्थित है। डेल्टा सर्वप्रथम समुद्री सेंचुरी कक्ष की खाड़ी में स्थापित की गई और जिसमें डॉल्फिन, मोलस्का, कछुआ आदि तमाम सारे जीव, समुद्री जीव। कार्बेड राष्ट्रीय की बात, ये उद्यान की बात करें तो अपना जल जो है ये रामगंगा नदी से प्राप्त करता है। कार्बेट की बात करें, पहला हमारे पास में जो राष्ट्रीय उद्यान था 1936 में स्थापित, तो ये रामगंगा नदी यहाँ पे। चिनार वन्यजीव अभयारण्य ये केरल राज्य में स्थित है। वन्यजीव विहार कहाँ पे? केरल में। इसमें इस स्टार लगाएंगे, हमने शायद इसको वहां पे नहीं दिया है, तो ये स्टार लगाएंगे। तमिलनाडु का पक्षी विहार ये बोदांग थंगल और कारीकिली में अवस्थित है, ठीक है। हाँ, कारीकिली चेन्नई के आसपास वाला एरिया है, ठीक। हाँ, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। ऊर्जा संसाधन की बात करते हैं अब हम। ये देखो, अभ्यारण्य तो हो गए फिनिश। इसके बाद में हमने टाइगर रिजर्व के बारे में बात की है, राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बात की है। और ये जो मुद्दे हैं वो सब आप अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसमें देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं ऊर्जा की। ऊर्जा संसाधन नवीकरणीय, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल विद्युत है, बायोगैस है, भूतापी है, कचरे से उत्पादित ऊर्जा और ज्वारी ऊर्जा, ये सब रिन्यूएबल हैं। इनको रिन्यू किया जा सकता है, इनको रिन्यू किया जा सकता है दोबारा से। लेकिन जिनको रिन्यू नहीं किया जा सकता, अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, नॉन रिन्यूएबल की बात कर रहे हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो देखो, पेट्रोल कोयला एक बार खत्म हो गया ना, फिर दोबारा बहुत मुश्किल है बनना। पेट्रोलियम खत्म होता जा रहा है, दोबारा नहीं। प्राकृतिक गैस सब निकाली जा रही, खत्म हो जाएगी कुछ न कुछ दिन बाद। परमाणु ऊर्जा, यूरेनियम और थोरियम के भंडार खत्म, फिर इसके बाद में देखना फिर खत्म। सेल गैस जो है ये भी सेलों से निकाली जाए, परतों में जमा रहती है, इसको भी निकाला जा रहा है, ये भी खत्म हो जाती है। तो ये सब जो है ये नॉन रिन्यूएबल है, और बाकी जो नवीकरणीय, जो इनको रिन्यू किया जा सकता है, रिन्यूएबल जो है वो सब ऊपर हमें दिए गए हैं, इनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा देखिए बात करें तो कहा जाता है कि ऊर्जा का वह रूप है जो ना तो प्रदूषण का कारक है और ना ही सब प्राकृतिक संसाधनों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो जब कोई परिभाषा पूछे तो आप आसानी से बता सकते हैं कि भाई देखो, ना तो बहुत प्रदूषण होता है, मतलब प्रदूषण ना के बराबर होता ही नहीं प्रदूषण, और मतलब एक तो प्राकृतिक संसाधनों पर जो है बहुत ज़्यादा हम वो विपरीत प्रभाव भी नहीं पड़ता है। वैश्विक स्तर स्वीकृत 17 सतत विकास लक्ष्य, जिनके हम पहली या दूसरी क्लास में पढ़ चुके हैं, में 7वें लक्ष्य के रूप में वर्ष 2030 तक वैश्विक ऊर्जा में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने और सस्ती, विश्वसनीय एवं आधुनिक ऊर्जा सेवाओं तक सार्वभौम पहुंच सुनिश्चित किए जाने की बात कही गई है। तो ऊर्जा संरक्षण, या आप कह सकते हैं ऊर्जा की पहुंच की बात करें तो ये SDG 2030 के 17 गोलों में 7वें नंबर पे है, ठीक है। ऊर्जा तक पहुंच जो है, विश्वसनीय आधुनिक ऊर्जा सेवाओं तक सार्वभौम पहुंच जो है, ये 7वें लक्ष्य में हमें दिखाई पड़ती। नोट डाउन करते चलेंगे, पूछा गया है 2023 में क्वेश्चन। साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ 2014-24 के दशक
को सभी के लिए सतत ऊर्जा का दशक भी घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने बोला हुआ कि 2024 2010 से 24 अभी चल रहा है, तो पेपर में आ भी सकता है। तो सभी के लिए ऊर्जा, सतत ऊर्जा का दशक जो है घोषित। जीवाश्म ईंधन के बाद भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत हैं वो जल विद्युत है। डिपेंडेंसी अभी भी बहुत ज्यादा है, जीवाश्म ईंधनों पे है, जैसे कोयला पे है, पेट्रोलियम पे है, काफी ज्यादा है अभी। ओके, तो टॉप पे चलता रहता है हमेशा, और उसके बिना पूरा भी नहीं किया जा सकता है। तो पहला जीवाश्म ईंधन है, हमने बताया आपको। दूसरा जो है जल विद्युत। ओके, हालांकि ये रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, लेकिन जीवाश्म ईंधन जो है वो सब कैसे नॉन रिन्यूएबल हमें दिखाई पड़ते, जैसे कोयला। यूरेनियम नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा परमाणुओं के संयोजन अथवा विखंडन प्रक्रिया द्वारा जो है उत्पन्न की जाती है। दोनों द्वारा, संयोजन द्वारा भी है, विखंडन द्वारा भी है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस परमाणु ऊर्जा की अपेक्षा जल विद्युत धारणी विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा, और कहा यह जाता है कि सबसे स्वच्छ भी है। क्यों? प्रदूषण बहुत ज्यादा नहीं, प्रदूषण नहीं करता है। भाई हमने टरबाइन लगा दिया और बांध बना दिए, टरबाइन लगा दिया, पानी छोड़ा और टरबाइन घूमा, बिजली पैदा होने लगी। तो धारणीय विकास की दृष्टिकोण से बात करें तो विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा जो स्रोत है वो जल विद्युत है। ओके, बाकी आप देखेंगे तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु, ये सब इसमें बहुत ज्यादा महंगा भी है, और बहुत ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि अब ये काफी दिन तक रहने वाले भी नहीं है। कैसे हैं? इनको रिन्यू नहीं किया जा सकता है, लेकिन जल विद्युत को रिन्यू किया जा सकता है। सूर्य ऊर्जा का सबसे अधिक व्यापक एवं असीमित स्रोत है सोलर एनर्जी। एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन है जो कि सूर्य से सोलर रेडिएशन द्वारा प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा कभी न समाप्त होने वाली तथा प्रदूषण रहित ऊर्जा है। सौर ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा महा ये सबसे बड़ा संग्रहगार है। यह हमें सूर्य से प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा जैव मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है, ठीक, जैविक मात्रा में। अब सूर्य से मिलने वाला प्रकाश एवं ऊष्मा ये पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। सौर ऊर्जा जहाँ पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो अन्य सभी भी के लिए भी ये उपयोगी है। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत का सबसे बड़ा स्रोत भी है एक तरह से। ओके, फोटो वोल्टेइक तकनीक के द्वारा सूर्य के प्रकाश को सौर ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इससे ज़्यादा बिजली पैदा की जाती है। ओके, तो इससे बिजली पैदा की जाती है। सरकार इसको बढ़ावा दे रही है। सौर ऊर्जा के अन्य उपयोग जैसे सौर चिकित्सा है, सन थेरेपी है, प्रकाश संश्लेषण, जल का ऊष्मन और प्राकृतिक संग्रह, मंगल यान की बात करें, इसके लिए जो है ये इसको एक तरह से कृत्रिम उपग्रह जो मंगलयान, ये सूर्य जो है की रोशनी जो इसका यूज किया गया था। ठीक है, सौर विकिरण को। सोलर कुकर सौर संयंत्रों द्वारा विद्युत निर्माण है। सौर उपकरण परिवहन जैसे ऑटो रिक्शा, हवाई जहाज, इम्पल्स, इनमें आप लगा सकते हैं। सौर ऊर्जा ऊर्जा का वह विशिष्ट रूप है जिससे पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। तो ये तमाम सारे और भी यूज थे। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में सौर शक्ति सर्वाधिक संभाव्यता है, और नवीन नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय उत्तर पूर्व राज्यों में एक सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए स्थापना लागत पर 70% सब्सिडी प्रदान कर रही है। लगातार आप देखेंगे सरकार इसको बढ़ावा दे रही है। राष्ट्रीय सौर मिशन इसके विकास में लगा हुआ है। भविष्य का ईंधन भी इसको कहा जाता है, और भारत में प्राकृतिक रूप से सौर ऊर्जा के लिए काफी सहायक क्षेत्र मौजूद है जो इसके विकास को संभाव बनाते हैं। इसी वजह से सौर शक्ति को सर्वाधिक संभावता वाला बताया गया है। ओके, जवाहरलाल नेहरू सौर मिशन भारत सरकार द्वारा 2010 में इसको प्रारंभ किया गया है। 2022 तक लगभग 100 गीगा वाट या जो विद्युत सौर विद्युत है का लक्ष्य निर्धारित किया गया कि 2020 तक 22 तक जो है हम इसको करेंगे। तो इस पे अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चंस की। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन देखेंगे, अभी फटाफट करके क्वेश्चन देख लेंगे, फिर इसके बारे में आगे बात करते हैं।
ओके, तो हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। मेघ बकरियों के बारे में हमने बात की थी, राविकुलम राष्ट्रीय पार्क। ये हमने बात की थी आपसे। मेघ बकरियां कहाँ पे हैं? ये है कहाँ पे? नीलगिरी, ठीक है, जिसको नीलगिरी तहर आप बोलते हैं। हाँ, जयमंडल रिजर्व के बारे में हम लोग एक बार बात करते हैं। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी वो कहाँ स्थित है, इसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। चंडीगढ़, ये गुड़गांव में है, माफी चाहूंगा, गुड़गांव में है। देखो, एक ये क्वेश्चन था जो हमने शायद बात इस पे नहीं की थी। सॉरी। किस देश में उनके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है? तो ये भूटान था। ओके, ये भूटान था। हाँ, कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं जिसमें पूछे गए हैं। ये देखिए, क्वेश्चन था 2009 में पूछा गया मेंस में। अच्छा, मेंस वाले भी क्वेश्चन देखते थे ना, क्योंकि अब मेंस पहले 2017 तक हुआ है, फिर इसके बाद में बंद कर दी, तो अब जो है लिखित होता है परीक्षा पूरी तरह से मेंस की। एक यूनेस्को को जैवमंडल निचय की सूची में शामिल नहीं है, तो रन का कक्ष जो है, ठीक है, रन का कक्ष इसको शामिल नहीं किया गया है। लोबर में पूछा गया था एक बार 2004 में, देखें। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र, अगर बात करें तो आनुवांशिक विभिन्नता के जो हैं ये क्षेत्र होते हैं, आनुवांशिक विभिन्नता के ये क्षेत्र होते हैं। विश्व धरोहर स्थल जो है आप देखेंगे इसमें, तो नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी इसको शामिल किया गया है। नंदा देवी कब किया गया है? 88 में, 1988 में इसको शामिल किया गया है। ओके, और 2013 में भी देखो एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, बड़ा अच्छा है। सही सुमेलित है बायोस्फीयर रिजर्व जो है एडवर्ड सुयस इन्होंने नाम दिया हुआ है, नहीं बायोस्फीयर रिजर्व, इसके बारे में हमने बात की थी। तो ये यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा 1995 में, और उसने भी पूछा था, यूपी ने भी, यूपी पीसीएस में भी, तो ये जय मंडल आरक्षित स्थानों में नहीं है, ठीक है, तो ध्यान रखना। कच्छ की जो खाड़ी है, इसको पहले तो शामिल नहीं किया गया था, लेकिन 2008 में इसको शामिल कर लिया गया है। 2008 में इसको शामिल कर लिया गया है, अगर हम देखें। मतलब जय, माफी चाहूंगा, जय मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है ये अब बनाया गया कब? 2008 में इसको बनाया गया, लेकिन ध्यान रखना अभी ये यूनेस्को के माप में अभी भी शामिल नहीं है, इसमें ये शामिल, ये माफी चाहूंगा, ये शामिल अभी भी नहीं है। ओके, अभी भी नहीं शामिल है ये। देखिए, अब इनकी स्थापना के बारे में जैसे हमने बात की थी, तो नीलगिरी की नीलगिरी कब? 1986 में इसकी स्थापना की गई, ठीक है, नीलगिरी 1986
1986 में इसकी स्थापना की गई है। नंदा देवी जो है 1988 में इसकी स्थापना की गई है। और सुंदरवन, ठीक है, ये 89 में की गई है। 86, 87, 88, नहीं 87 नहीं 88, फिर कंचनजंगा सन 2000 में। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ओके, सन 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी पीसीएस में पूछा गया है। अब देखिए ये आप आसानी से बता ही सकते हैं। जैसे नोकरेक की बात करें तो मेघालय 2019 में बीओ में क्वेश्चन पूछा गया है। आईएएस में भी क्वेश्चन पूछा गया, जयमंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है तो नल्ला मलाई वो नहीं क्षेत्र है। इधर भी पूछा गया है, फिर से वही लगभग रिपीट किया गया क्वेश्चन, उठा के इधर रिपीट किया गया है, तो अगस्त मलाई। ठीक है, तो ये आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। देखिए मानस जो है ये असम में है, यही गलत है, पूछा गया है यूपीपीसीएस मेंस 2013 में पूछा गया क्वेश्चन। सिमलीपल, देखिए फिर से क्वेश्चन जो रिपीट किए जा रहे हैं लगातार। ये दिहांग दिबांग किधर है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। नोकरेक कोल्ड डेजर्ट के सिमलीपल, ठीक है। तो उत्तराखंड में यहाँ पे कोई नहीं है, बाकी आप देख लें पर उत्तराखंड में कोई नहीं पूछा गया। 2010 में प्री में पूछा गया है कि बताओ भाई कौन सा जयमंडल जो है रिजर्व, तो अब तो सारे इसमें शामिल हैं। ठीक है, सिमलीपल भी है, सुंदरबन भी है, और इसके बाद में मन्नार की खाड़ी भी, नीलगिरी भी है, इसमें सारे के सारे शामिल हैं। देखिए माप प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी तो आप जानते हैं कि इसकी जो है 1971 में हुई है, 1971 में हुई है। ठीक है, फिर से एक अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऐसा लगातार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सिमलीपल उड़ीसा में है, पंचमढ़ी नंदा देवी मेघालय। ओके, यूनेस्को द्वारा प्रमाणित, हाँ, भारत की बृहत्तम जयमंडलीय निधि कौन सी है? मन्नार की खाड़ी। और टॉप पे कौन है? कक्ष का रन, कक्ष का रन टॉप पे है। ठीक है, 2014 में क्वेश्चन पूछा है आरआई के बारे में। बात करें तो जयमंडल भंडारों में कौन गारो पहाड़ियों पर है? तो आप आसानी से बता सकते, गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है, तो ये नोकरेक। मेघालय। ओके, मेघालय। राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्यों की बात कर लेते हैं एक बार फटाफट, फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखिए शीत मरुस्थल कहाँ है? शीत मरुस्थल जयमंडल 16वां, वो भी तो आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में, हमने बताया था आपको। और कोई क्वेश्चन? पेरियार की बात करें तो पेरियार किसके लिए प्रसिद्ध है? आप जानते हैं कि ये जंगली हाथियों के लिए है। कहाँ पे है? आसानी से बता सकते हैं कि ये, ठीक है, चलिए। 2007 में क्वेश्चन पूछा है यूपीपीसीएस मेंस में, तो सिंपल फिर से आप इसमें जो है कि कौन सा युग सही सुमेलित है, तो आप नौकरेक बता सकते हैं। ठीक है, दिखाम दिगांग कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। सिमलीपल उड़ीसा में है। ओके, अगस्त मलाई जो है ये केरल में है। तो आप आसानी से इनको बता सकते हैं, जहन में रखना, पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। गद जंगली गधों के लिए गुजरात, ठीक है। इसके बाद में पीसीएस 2012 में काजीरंगा किस लिए फेमस? तो गैंडों के लिए। ये फिर से सुमेलित करने के लिए पूछा गया, तो गर्म पानी असम, नामदाफा आंध्र प्रदेश, पाखल, पाखल जो है ये किधर गया? ठीक है, पाखल जो है आंध्र प्रदेश, और सर इसका इधर है। तो आसानी से बता सकते हैं कौन सा सही हो रहा है, ये सही हो रहा है। ओके, गर्म पानी, हाँ, ठीक है। अब इधर भी 2006 आईएएस में पूछा गया, तो चंद्र
ये देख लेना एक बार कहाँ पे है। जयसमंद उदयपुर में है या जयपुर में है? नाहरगढ़ जो है कहाँ पे है? जैसे चंद्रप्रभा की बात करें तो हमने बताया था आपको, किधर है ये? करेरा, झांसी यूपी, जयसमंद उदयपुर, नाहरगढ़। नाहरगढ़ कहाँ पे पड़ेगा? जयपुर में। आगरा में कोई नहीं है। ठीक है, तो एक बार देख लेना। मानस किस लिए फेमस है? बाघों के लिए। 2014 में क्वेश्चन देखिए पूछा गया है ये। दाची गाम जम्मू कश्मीर, हंगुल के लिए फेमस है काफ़ी ज़्यादा। कान्हा राजस्थान में है, कान्हा एमपी में है, और ये क्या बोलते हैं, पेरियार केरल में है। ओके, पेरियार केरल में है। देखिए आस्कोट के बारे में पूछा गया, आस्कोट कहाँ है? पिथौरागढ़। ठीक है, हाँ, यूके में। एक क्वेश्चन और था में, एमपी में पूछा गया है। देखिए आईएएस में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जा सकता है क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। तो ये बोंडला की बात कर रहे थे, तो बोंडला कहाँ पे है? बोंडला की हम लोग बात कर रहे थे, ये गोवा में है। कांगेर घाट की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो कांगेर घाट कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। फिर में ओरांग असम में है, और ये जो उषा कोठी कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में है, मुझे लग रहा है यही है। हाँ, बोंडला जो है ये गोवा में है। हाँ ठीक है, तो इसमें हाँ लिखा तो है, ये देखिए सही है। हाँ, बी जो है इसका सही है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं। ये देखिए शुक्ला फांटा कहाँ पे स्थित है? नेपाल में। इसके बारे में ये चर्चा में था उस समय काफ़ी ज़्यादा, 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। पखुई कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। इसको पक्के टाइगर रिजर्व का हिस्सा मानते हैं, या इसको पक्के टाइगर रिजर्व बोला भी जाता है। गोमर्दा, ये रायगढ़ जिला जो है छत्तीसगढ़। ठीक है, गोमर्दा के बारे में थोड़ी सी जानकारी। ठीक है, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो ध्यान रखना, हरियाणा का नहीं। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, हरियाणा का नहीं है। और भी क्वेश्चन है, जैसे यूपी एलडीए में, तो ये देखिए नवाबगंज उन्नाव में है। ठीक है, ओखला, समसपुर जो है कहाँ पे है? पार्वती ओरंग। हम्म, ओखला तो इस समय देखिए नोएडा में है जहाँ तक देखेंगे तो। ठीक है, ओखला जो है इधर पड़ेगा आपका गाजियाबाद में, तो ये डी सही होना चाहिए। ओखला, नहीं नहीं, ओखला जो है गाजियाबाद में है। नवाबगंज ये उन्नाव में है। ठीक है, तो ये सही होना चाहिए जहाँ तक। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली में है। पार्वती आरंगा ये गोंडा में होना चाहिए। जयप्रकाश, जयप्रकाश नगर। ठीक है, जयप्रकाश नगर। चल, तो ये ध्यान रखना। हाँ, ये देखिए इधर जयप्रकाश नगर गोंडा में। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में एक बार बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से, पर हम भी देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है पेटेंट टाइप का है, स्टेट पीसीएस का। हर एक स्टेट पीसीएस में आता है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को। कब शुरुआत होती है? 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग से इसकी स्टार्टिंग होती है। अब देखो एक क्वेश्चन पूछेगा बाघ परियोजना, तो आप जानते हैं कि 1973 से इसकी स्टार्टिंग होती है। 73 नहीं है, यहाँ पे देखिए 72 लिखा, गलत दिया गया क्वेश्चन। इसमें ठीक दिया गया, इसमें ठीक दिया गया एमपी वाले ने।
एमपी वाले में ठीक दिया है 1973। तो अगर मेंस पूछा सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो आप बता सकते हैं आंध्र प्रदेश में। कौन सा था? आ, नागार्जुन श्रीशैलम। हालांकि अभी तो थोड़ा सा हिस्सा जो है तेलंगाना में भी गया है। सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य क्या है, तो वो भी सी बात है, समाप्त होने से बचाना, बाघों की आबादी को समाप्त होने से बचाना। देखिए फिर से क्वेश्चन पूछा गया, रिपीट किया गया, कई बार रिपीट किया गया है, जैसे ये प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब होती है। अब देखो यूपीपीसीएस प्री 2002 में ठीक पूछा है, डेट सन सही दिया है, और वही अगर देखें तो 2018 में गलत कर दिया है, अगर 13 या 73 होना चाहिए था। अब देखो ऐसे दिक्कत होती है, ये सही से चेक नहीं किया गया होगा, क्रॉस चेक किया, इसका प्रूफ रीडिंग नहीं हुआ होगा, तो दिक्कत हुई। रक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं, ठीक है, तो इसमें आप बता सकते हैं भाई, तीनों रक्षित क्षेत्र हैं। चलिए ये हो गया है, एक बार देख लेना, ये सब आप आपने पढ़ा ही दिया है, तो क्वेश्चन आप देख लेना एक बार, कैसे मैंने दिखा दिया क्वेश्चन कैसे फॉर्म किए जाते हैं। अब देखो ये एक क्वेश्चन है कि युग्म सुमेलित नहीं है, तो बक्सा, देखो बक्सा नहीं है, कहाँ पे है ये? वेस्ट बंगाल में है बक्सा। दाम्फा ठीक है, मिजोरम में। नामेरी, नामदाफा अरुणाचल प्रदेश। दम्फा और नामदाफा अलग अलग हैं, ठीक है, तो ये नामदाफा अरुणाचल प्रदेश में। अब ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट देखें। सर इसका अवस्थित है, तो आप राजस्थान बता सकते हैं आसानी से। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये था। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 2020 में बाघों गणना 2018 के जारी प्रतिवेदन कथनों में विचार कीजिए। कहा जाता है विश्व का कुल कितना 70%, तो इस समय कितना है? 75% हमारा हो गया है, ठीक है। लगभग 30% भाग जो है अभ्यारण्यों के बाहर रहता है। हाँ तो ये भी ध्यान रखना, इस समय 75% है हमारे यहाँ पे। ड्रोन से देखें तो बांदीपुर अपना टाइगर रिजर्व की ड्रोन से निगरानी कर रहा है इस समय। स्ट्रिप देखिए, एम स्ट्रिप, ये बाघों की अभ्यारण्यों का रख रखाव के लिए इसको, ठीक है, बाघों के अभ्यारण्यों को रख रखाव के लिए। फिर इसके बाद फिर एक अच्छा क्वेश्चन है, तो बांदीपुर कर्नाटक, मेलघाट, बक्सा और पखुई। ओके क्रॉस किया हुआ है, तो ये क्वेश्चन 2008 में पूछा गया है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी में, ये यूपीएससी आईएएस पूछा गया। तो गुमटी कहाँ पे है? तो जैसे गुमटी की हम लोग बात कर रहे थे, तो गुमटी कहाँ पे है? हाँ गुमटी जो है त्रिपुरा, त्रिपुरा में है। गुमटी जो है वो त्रिपुरा में है। बाकी ये ठीक है। दाम्फा सरामती नागालैंड में है। ये एक अच्छा क्वेश्चन फिर से पूछा, देखो ये कहाँ का है? लोअर पीसेस 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? बांदीपुर देखिए कहाँ पे है, ये कर्नाटक में है। मानस असम में, पेरियार केरल में, सिमलीपल उड़ीसा में है। ओके ये उड़ीसा में है, तो इसको ध्यान रखना, ऐसे कुछ करके क्वेश्चन पूछा गया है। विविध है भारत में हाथी की अब ये इसकी शुरुआत तो 1992 से, माफी चाहूंगा, 1992 से की गई। ये क्वेश्चन देखो पीसीएस में भी पूछा जा सकता है। वर्ष 2017 यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया था। पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका महत्व जो है वो अधिक है, ठीक है, किसका महत्व अधिक है? 2016 में क्वेश्चन पूछा गया आरओ में कि
यूनेस्को ने 2016 में भारत के निम्नलिखित में किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर, तो इसमें देखो काजीरंगा खामचेंगोंगा जो है राष्ट्रीय उद्यान को इसको शामिल, तो अब अभी अगर शामिल किए गए हैं, जैसे वो तमाम सारे वेटलैंड्स जो शामिल किए गए उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। कार्बेट जो है इससे कौन सी नदी जल प्राप्त कौन सा नदी इसको जल दे दी, तो रामगंगा, ये हमने बताया था आपको अभी। 5 मौसमों का बाग कहाँ पे है, तो महरौली के समीप है। चिनार कहाँ पे है, चिनार की बात करें तो ये केरल में है। ओके, ये हमने अभी पढ़ाया था आपको। तमिलनाडु का पश्चिमी बिहार अवस्थित है कहाँ पे, करिकली में है। ओके, करिकली में है। 2015 पीसीएस में पूछा गया विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक, तो क्यों इंग्लैंड में है, ये हमने बताया था अभी आपको। अब ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की बात कर लेते हैं एक बार, थोड़ी सी चर्चा। जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो कौन सा है, यूरेनियम नहीं है, जीवाश्म ईंधन यूरेनियम नहीं है। ये देखिए, जीवाश्म ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है सूर्य, ठीक है, सूर्य जो है ये चरम स्रोत। आर ओ 2021 में क्वेश्चन, ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति दूसरा सबसे बड़ा, तो जल विद्युत। पहले तो कौन सा है, जीवाश्म ईंधनों पर हम लोग निर्भर है। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक किसकी पहल है, संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल है। ओके, 2014 से 24 तक की। भारत में धारणीय दृष्टिकोण के बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन कर लिए धारणीय दृष्टिकोण के बारे में, आगे हम बात करेंगे कल, और कुछ मुद्दे जो है हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू गाइस।